Hello dear students, in this video we are going to discuss about the inflationary gap and deflationary gap. What is the difference between inflationary gap and deflationary gap? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं. ओके, तो इन्फ्लेशनरी गैप से चलता हूँ मैं यहाँ पे. तो इन्फ्लेशनरी गैप आप जनरली एक जनरल परसेप्शन में जो एक डेफिनेशन होता है वो बताता हूँ मैं यहाँ पे. तो वो क्या होता है, सरप्लस ऑफ एग्रीगेट डिमांड. क्या होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे सरप्लस होती है. या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअल आउटपुट इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल आउटपुट. आपका पोटेंशियल आउटपुट कितना है, उससे अगर आपका एग्रीगेट या आपका एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है तो आप उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. और आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे जाएं तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स अमाउंट बाई विच एक्चुअल डिमांड एक्सीड द लेवल ऑफ इनकम कोरिस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. कौन से होता है इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप मीन्स amount by which actual aggregate demand, यहाँ पे aggregate demand की बात हो रही है, exceeds the level of income corresponding to the full employment. ठीक है, तो देखिए ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही होगी. तो सिंपल सा सीधा सा बात है, जब हम एक फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे पहुंच जाते हैं उसके बाद जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे. ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड आफ्टर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आप ऐसे भी कह सकते हैं. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट. ठीक है, तो कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप को, इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट माइनस पोटेंशियल आउटपुट. पोटेंशियल आउटपुट को ही आप फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट भी के नाम से जानते हैं. ओके, अब देखिए इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ. तो देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन सीधी सी ड्रॉ करता हूँ. ये हमारा इनकम लाइन आ गया. ठीक है, 45 डिग्री का ही. ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये मेरा एग्रीगेट डिमांड वाला लाइन है. ठीक है, इसको मैं एग्रीगेट डिमांड कह रहा हूँ. ठीक है, इसको यहाँ पे वाई इनकम कह रहे हैं. जहाँ पे जो है ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं तो वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन बन रहा है. तो इसको क्या कह रहे हैं हम, पोटेंशियल आउटपुट या फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कह रहे हैं. इसके बाद जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा उसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जानेंगे. ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ऐसी बन रही है कि अगर सपोज़ आपका यहाँ पे जैसे कि आपका मैं ले लेता हूँ कि ये बढ़ जाता है, आपका क्या बढ़ जाता है, एग्रीगेट डिमांड आपका बढ़ जाता है और एग्रीगेट डिमांड इस तरह से चला जाता है. ठीक है, जब एग्रीगेट डिमांड आपका यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे इसको आप एग्रीगेट डिमांड AD1 में कह रहे हो. ठीक है, तो ये अप साइड चला गया और इकोनॉमी क्या है हमारी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुँच चुकी है. ठीक है, कहाँ पे, इस ई पॉइंट पे हमारा इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है. तो ये जो गैप बन रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो गैप बन रहा है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस बन रहा है, ये जो डिस्टेंस बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ये इन्फ्लेशनरी गैप का डिस्टेंस बन रहा है. किसका बन रहा है, इन्फ्लेशनरी गैप का. ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आ गया. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ओके, अब आगे देखिए आप यहाँ पे, और हमारा आउटपुट यहाँ पे कितना जा रहा है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है. ठीक है, इसको मैं वाई स्टार कर देता हूँ. तो देखिए यहाँ पे क्या, हमारा एग्रीगेट डिमांड में चेंज के कारण क्या हो गया, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड में चेंज होएगा तो आउटपुट में कितना चेंज होएगा. ठीक है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड में जैसे अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज इन एग्रीगेट डिमांड टाइम, हमारा मल्टीप्लायर
और वो हमारे चेंज इन इनकम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होता है उससे हम कंपेयर करें आउटपुट से तो वो उससे कम होता है और आउटपुट उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण हमारा आउटपुट में जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आप जो इन्फ्लेशनरी गैप को आप एग्रीगेट डिमांड के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप आउटपुट के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एग्रीगेट डिमांड के टर्म में इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो है उस कंडीशन में जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, नेशनल इनकम राइजेज नॉट इक्वल टू इन्फ्लेशनरी गैप, इंस्टेड इट राइजेज मल्टीपल टाइम्स इन मनी टर्म्स नॉट इन रियल टर्म। ठीक है, तो मनी टर्म में ये मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आया तो और एक्चुअल में आउटपुट में इस तरह गैप आ गया, किसमें, मनी टर्म में ये गैप आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में नहीं, ये मनी टर्म में मल्टीपल टाइम आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इस इन्फ्लेशनरी गैप को इसके थ्रू भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो भी इनकरेक्ट नहीं होगा। कौन सा, ये डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट क्या है, वाई स्टार एक्चुअल आउटपुट है और वाई एफ हमारा पोटेंशियल आउटपुट है, मतलब सरप्लस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर द पोटेंशियल आउटपुट। सरप्लस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर द पोटेंशियल आउटपुट इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए जनरली क्या होता है कि C+I+G हमने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इनमें चेंज आता है तो क्या हो गया, तो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप के कारण बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि जो केन्स का जो थ्योरी डेवलप हुआ था, जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम हुआ था, तो इन्फ्लेशन जैसी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो दैट टाइम द केन्स डिडंट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का जो कॉन्सेप्ट केन्स ने दिया था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में दिया था। क्या था, इन्फ्लेशनरी गैप कंसेप्ट इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड विद सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप के क्या काउजेज हो जाते हैं। ठीक है, तो काउजेज में हम देखें, काउजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, तो पहला हम लिख सकते हैं इन्फ्लेशनरी गैप का पहला काउज आपका राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या हो सकता है, राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज इन दी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में राइज हो जाता है। ठीक है, और नंबर 2 आ जाता है रिडक्शन इन टैक्सेस, टैक्स में रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन इन टैक्सेस, तो भी लोग जो है ज़्यादा स्पेंडिंग करने लग जाते हैं। ठीक है, और नंबर 3 आ गया राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसके एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो उनके कारण हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है। और उसी तरह फोर्थ पॉइंट आप अ गुड परफॉर्मेंस इन एक्सपोर्ट। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो भी हमारा हो सकता है। तो देखिए आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड का हमारा जो है किस तरह से आइडेंटिटी बनती है, C+I+G+ हमारा नेट एक्सपोर्ट है। तो इन किन्हीं भी फैक्टर में चेंज आएगा तो हमारा क्या आएगा, तो उस कंडीशन में हमारा इन्फ्लेशनरी गैप में भी चेंज आएगा, प्रोवाइडेड कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म भी है। देखिए राइज इन इन्फ्लेशन होता है, देखिए इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका मनी का रियल वैल्यू कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो उस केस में क्या होता है, उसको रियल बैलेंस इफेक्ट होते हैं, तो आप डिमांड भी कम कर देंगे, उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लासिकल इस तरह से चीज़ों को एज्यूम करते थे, मानते थे, पर एक्चुअल ऐसा कंडीशन नहीं होता है। राइज इन इन्फ्लेशन होगा, ठीक है, इसके कारण इन्फ्लेशन के कारण वेजेज इंक्रीज़ हो जाएंगे, जो वर्कर हो ज़्यादा वेज डिमांड करने हो जाएगा, फिर उसके ज़्यादा तो ये वेज और इन्फ्लेशन स्पाइरल ये बनता रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस केस में क्या है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है सबसे पहले कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को लेना है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेंगे और टैक्स को, एक्सपेंडिचर को क्या करना है, कम करना है,
और टैक्सेस को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें भी क्या करना है हमें, ठीक है। मॉनेटरी में क्या करना है, हमें मनी सप्लाई को, जो मनी सप्लाई है उसको रिड्यूस करना है और जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो इनके कारण हमारा एग्रीगेट डिमांड कम होगा, तभी हम इन्फ्लेशनरी गैप को कम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने बात कर ली आपके साथ इन्फ्लेशनरी गैप की, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप की सिंपल सी डेफिनेशन थी, अमाउंट बाई विच एग्रीगेट डिमांड एक्सीड द लेवल ऑफ इनकम कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या फिर आप सिंपल तरीके से बोल दो कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड द पोटेंशियल आउटपुट और दिस डिफरेंस इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते थे, इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं डिफ्लेशनरी गैप की, ठीक है। तो डिफ्लेशनरी गैप के बारे में डिस्कस करेंगे हम। डिफ्लेशनरी गैप, ओके। डिफ्लेशनरी की बात करते हैं तो देखिए होता क्या, डिफ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या गैप है, ए गैप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं आप इसको, एंड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो सफिशेंट नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इसको वैसे भी कह सकते हैं कि आप देयर इज़ द नेगेटिव गैप बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड फुल पोटेंशियल या फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल, ओके। तो वो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट गैप आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और इससे पहले जो आ रहा था आउटपुट गैप पॉजिटिव आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं आप, गैप बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊँ तो आप अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है, ये एग्रीगेट डिमांड में इसको फुल एम्प्लॉयमेंट वाला एग्रीगेट डिमांड कह रहा हूँ, ठीक है। और इसके नीचे जो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ रहा है, ये आ रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा एक्चुअल आउटपुट मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि हमारा एक्चुअल आउटपुट कहाँ पर है। एक्चुअल आउटपुट हमारा कहाँ बन रहा है, ठीक है। एक्चुअल ये फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है ये एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे आ रहा है वाई स्टार पे, ठीक है। तो डिफ्लेशनरी गैप क्या बन रहा है, ये गैप बन रहा है, दोनों एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो डिफरेंस बन रहा है, तो उसको क्या कह रहे हैं, इसको हम डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। डिफ्लेशनरी गैप, और डिफ्लेशनरी गैप इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ओके। we are expressing deflationary gap in terms of एग्रीगेट डिमांड, ओके। हम यहाँ आउटपुट के टर्म में नहीं, एग्रीगेट डिमांड के टर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए अगर एग्रीगेट डिमांड में जितना डिफरेंस बन रहा है उसके ज़्यादा चेंज जो आउटपुट में आएगा उतना कम जाएगा। आपको पता है हमेशा जितनी डिमांड में चेंज होती है, जैसे डिमांड में अगर 5 का चेंज आ रहा है और आपका मल्टीप्लायर 4 है, तो आपकी जो
आउटपुट में या इनकम में जो चेंज आएगा वो 20 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मल्टीप्लायर वाली चीज़ आपको कीप इन माइंड ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। या फिर आपको आउटपुट के टर्म में आपको बोलना है कि द गैप, द नेगेटिव गैप between the aggregate demand, between the actual output and the potential output, ठीक है। तो इसको डिफ्लेशनरी गैप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आउटपुट एक्चुअल वाला माइनस आउटपुट पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल आउटपुट हमारे ज़्यादा होगा तो ये पूरा नेगेटिव में आएगा, और इन्फ्लेशनरी गैप के केस में ये क्या था, पॉजिटिव में था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको इसको एग्रीगेट डिमांड के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आप इसको आउटपुट के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप एग्रीगेट डिमांड के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को, तो एक्चुअल आउटपुट में जो चेंज आएगा वो एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा आएगा। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब आगे देखिए आप कि हमें क्या करना है कि अब करेक्शन कैसे होगा। तो आपको पता कि जैसे क्लासिकल थ्योरी में था और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते थे कि अगर आपके फ्लेक्सिबल वेज और प्राइजेस फ्लेक्सिबल है तो क्या होगा, जैसे ही डिफ्लेशनरी गैप आया, ठीक है, ये डिफ्लेशनरी गैप आया तो इसके बाद क्या होगा, आपके वेजेज कम हो जाएंगे, ठीक है। वेजेज कम हो जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया आपका, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। पर जैसे आपको पता कि कीनजियन इकोनॉमिस्ट थे, वो इन चीज़ों में उनका फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था। एक्चुअली वट एवर अनफोल्डेड ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक रिसेशन, द सच काइंड ऑफ mechanism was not working. That is why the Keynesian economists suggested that government must make interventions in the markets, and government must raise the level of expenditure and reduce the level of taxes. Through a expansionary fiscal policy, government can increase aggregate demand, thereby filling up such gap. Okay, so that was the suggestions of the Keynesian economist. Okay, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंटरवेंशन के थ्रू क्या करना है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के साथ चलना है, ठीक है। एंड सेकंड, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आएगी तो क्या आएगा, आपका एक्सपेंडिचर लेवल इंक्रीज़ होगा और आपका टैक्स डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई आपका इंक्रीज़ होगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में एक रिलेशनशिप करके क्या करेंगी, इकोनॉमी को ड्राइव अप करेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, आउटपुट होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके, तो और डिफ्लेशनरी गैप धीरे धीरे पीटर आउट हो जाएगा, विदर आउट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि हमें किस तरह से दोनों इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप जो आते हैं उनको कैसे डील करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।